Hello friends, so we are back again. We are doing coordinate geometry of class 12th maths. So first few episodes we did theory of basic coordinate geometry and then we started a question bank in numericals in the form of practice paper 1 and that contains 20 questions in episode number 6. This is episode number 7 we are starting now. We did up to question number 15. So today we will finish क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20. अब ये असाइनमेंट आपको मिलेगा कैसे? अब जो इससे पहले का एपिसोड था और उससे पहले का जो एपिसोड था वो कौन सा हो गया? एपिसोड नंबर 5. उसके कमेंट्स में ये पिन अप होगा एट द टॉप और नहीं है तो मैं इसको आज पिन अप कर दूंगा उसको. आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये पिन अप हुआ है या नहीं हुआ है. तो टुडे आई विल पिन इट अप इन प्रीवियस एपिसोड्स ऑल्सो. But anyway, I am doing the questions on the blackboard. I am dictating and reading the question also. So without wasting any time, let us start today's class. So very few students have come in the class today. Most of them are studying online. So we'll start practice paper 1 without any further wastage of time. And the question number is 16. So let me write the question for you in shortcut. And then I'll read the entire question also. I'll read the entire question for you. The angle between the line L1 with direction numbers. एक लाइन है जिसको नाम दे दिया गया L1 और उसके डायरेक्शन नंबर्स दे दिए. अब कुछ बच्चे यहाँ घबरा जाएंगे कि ये नई टर्म क्या आ गई और पता है इसके डायरेक्शन नंबर्स क्या दिए गए हैं पहली लाइन के? x, 3 and 5. अरे दैट रिमाइंड्स मी, पिछले एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 14 में एक कैलकुलेशन एरर हो गई है. एपिसोड नंबर 6 में कुछ बच्चों ने देखा, उन्होंने कमेंट किया. सो विल रीडू और आई विल करेक्ट दैट पोर्शन. तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई. हमने -4 को 2 से डिवाइड करके -1 लिख दिया जबकि वो -2 होगा. तो उसको देखते हैं. और एक दूसरी लाइन है L2 और उसके डायरेक्शन नंबर्स हैं -6, 2 and 1. अब मैं आपको बताऊं, ये जो डायरेक्शन नंबर्स है ना, ये कॉमन टर्म है फॉर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज. तो ये एक कॉमन टर्म है. तो ये ऑथर आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ देता है कि आप डायरेक्शन नंबर्स को डायरेक्शन कोसाइंस समझेंगे या डायरेक्शन रेशियो समझेंगे. अब कोई बच्चा कहता है सर मैं इसको डायरेक्शन कोसाइंस समझूंगा. भाई इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करके 1 तो आएगा नहीं. और डायरेक्शन कोसाइंस में मैंने बोला था हर नंबर 1 से कम ही होता है, फ्रैक्शन नंबर होता है. और अगर गलती से एक भी 1 हो गया तो बाकी दोनों को 0 होना पड़ेगा. तो ये ऑब्वियसली डीसी नहीं है. तो फिर क्या बचे? डायरेक्शन रेशियोज. तो ये कंबाइंड वर्ड है, डायरेक्शन नंबर्स फॉर डायरेक्शन रेशियोज एज वेल एज डायरेक्शन कोसाइंस. तो ये भी क्या है? ये भी डियाज होंगे क्योंकि एक भी नंबर 1 से बड़ा हो गया ना, हो गया. तो आपके पास 2 लाइनें दी हैं जिनके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं. और मैं असाइनमेंट, ये देखो ऐसा होता है आपका असाइनमेंट प्रैक्टिस पेपर 1. और अब इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री. हमें x निकालना है. तो अब ये क्वेश्चन तो तुम कहोगे कि सर क्या इतना आसान क्वेश्चन है, हम क्यों कर रहे हैं? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा? याद है ना आपको? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस डिवाइड बाय द फर्स्ट मैजिक नंबर and then the second magic number. बस फॉर्मूलेस तो आपको याद रखने पड़ेंगे ना. बिना फॉर्मूलेस के आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट समझ में भी आने के बाद फॉर्मूला तो फिर भी याद रखना पड़ेगा. आप थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 45 डिग्री. अब a1 क्या है? ये रहा आपका x और ये है -6. मैं ऐसे 6 ब्रैकेट्स बनाता हूँ ना पेयर वाइज. पहले मैं ऐसे पेयर वाइज ब्रैकेट्स बनाता हूँ. पहले ब्रैकेट में आएगा x, फिर आएगा दूसरे के पहले ब्रैकेट में 3 और फिर 5 और पीछू आएगा -6, 2 and 1. अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इसको ज़रा मैं यहाँ लिख दूँ, वहाँ जगह मेरे को कम पड़ रही है. ये उंगली से तो मिट नहीं रहा है ठीक से, इसको डस्टर से मिटाया जाए. और पहला मैजिक नंबर ये होगा, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो. x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. और दूसरा वाला ये होगा -6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर। अब डायग्राम का रूल हो गया खत्म, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आगे भी बार बार बताता रहूँगा। क्या बता रहा हूँ मैं आपको बार बार, बोलो, कोई गेस कर सकते हो कितना, किस चीज़ को मैं बहुत हैमर कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ? पता है क्या है? डायग्राम्स। मोस्टली बच्चे डायग्राम बनाने में आलसी होते हैं, डायग्राम बनाने के चोर होते हैं। आपको तो बहाना ढूंढना चाहिए डायग्राम बनाने का। तो जहाँ नहीं भी बन रहा वहाँ भी ज़बरदस्ती बना दो। तो अभी फ़िलहाल मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ क्योंकि उसका रोल ख़त्म हो गया। अब ये क्लास 12th का क्वेश्चन नहीं बचा है, अब ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई है। अब देखें कैसे करेंगे। cos 45 कितना होता है? 1/√2। अगर आप ये भी आपको याद नहीं है तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में अटक जाएंगे, या तो आपको अपने बगल वाले बच्चे से पूछना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में मोस्ट लाइकली वो 10th का बैठा होगा आपके साथ, शायद हो सकता है ना कोई भी ना बैठा हो, तो आपको उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई cos 45 की वैल्यू बता दे। 10th के बच्चों को पता होती है। ये हो जाएगा -6x + 6 + 5। भाई आप लोग भी ना कैलकुलेशन देखते रहा करो। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 में कैलकुलेशन गलत कर दी, किसी भी बच्चे ने बोला मेरे को। अब ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ बच्चे जो बैठ के पढ़ रहे हैं वो सब ध्यान ही नहीं देते हैं क्या लिखा जा रहा है। ये 9 हो जाएगा और वो 25 हो जाएगा। आप लिखने की बजाय, आपको बोल रहा हूँ ना, आप पहले समझो, पेन छोड़ दो और सिर्फ देखो, तो कोई मेरी मिस्टेक भी होगी तो आप उसको पकड़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, हमने कौन सा क्वेश्चन लिखा है? 16। द एंगल बिटवीन द लाइन विद डायरेक्शन नंबर्स x35 एंड 2 - 1 2। मैंने गलत नंबर ले लिए हैं। अरे L2 के मैंने क्या ले लिए हैं? ये कहाँ से ले लिए? हाँ, अब हमने ना ऐसा करते हैं, इसका डायग्राम फिर बनाते हैं। और देखो, आप पता है ये लेसन है, कभी कभी हर चीज़ में कुछ अच्छाई छुपी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या लेसन है। सबके लिए एक लेसन है। अब एक लाइन, पहले इसको हमने L1 लिखा था और इसको L2 लिखा था। अभी बच्चे जो सामने बैठे हैं ना, वो सब फुसफुस करने लगे, मेरे को इशारे कर रहे हैं एकदम कि सर आपने नंबर गलत लिख दिए हैं। तो फिर मैंने भी देखा ये क्या कहानी हो गई है, मैंने इस लाइन के DRs गलत लिख दिए। आप सही है? 2 - 1 2, और पता नहीं मैंने क्या लिख दिया था, क्वेश्चन नंबर 14 के लिख दिया। अरे रामा, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 14 की बात उठी थी ना कि उसके अंदर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, वहाँ का इनपुट यहाँ घुस गया। अब क्या आपने सीखा बोर्ड एग्जाम में? सुन लो, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप कोई क्वेश्चन कॉपी करते हो ना आंसर शीट में, उसको करने से पहले ना हमेशा क्रॉस चेक करो कि हैव यू कॉपीड द करेक्ट नंबर्स। देखो कॉन्सेप्चुअली तो आपने सही क्वेश्चन पढ़ा होगा और सही करोगे भी, लेकिन नंबर गलत कॉपी हो सकता है। कभी कभी वहाँ 6 होता है, यहाँ आते आते हम 8 लिख जाएंगे, या कभी वहाँ 64 होगा, यहाँ आते आते 46 लिख देंगे। पूरा क्वेश्चन मेरा करेक्ट होगा लेकिन मेरे स्टार्टिंग नंबर्स ही गलत होंगे, मोस्ट लाइकली 0 मार्क्स मिलेंगे। कितनी दुख की बात होगी कि मेरे को आता भी था, मैंने सारा करेक्ट भी किया, लेकिन क्योंकि मैंने शुरू में ही ओपनिंग में ही नंबर्स गलत ले लिए तो बस हो गया बेटा घर। तो ये एक तरीके से ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था जो मैंने किया। पता नहीं, हो सकता है मैंने जानबूझ के भी एक्टिंग की हो ये। ओके, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। आपने इस समय लाइव एरर देखा, कैसे आपके साथ भी ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो अब वापस आ जाते हैं। अब इसमें देखो x है और 2 है, तो इसको मिटा के 2 कर दिया। देखो कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये 3 है और -1 है, तो ये उठा के कितना हो जाएगा? -1। फिर ये 5 है और यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 2। पहला वाला मैजिक नंबर तो ठीक था, दूसरा वाला हो जाएगा 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। ओके, so you will correct your diagram and you will correct the numbers here. Okay, अब हमारी बची है सिर्फ कैलकुलेशन, बाकी कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं बचा। अभी तो हम यहीं पे तो हमने रुके थे ना। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। अब ऊपर आएगा 2x - 3 + 10। ये हो गया 2x, ये हो गया -3, ये हो गया 10। नीचे तो हम कुछ उखाड़ नहीं सकते ज़्यादा, ये x² होएगा और डायरेक्ट लिख दूँ, ये 9 होगा और ये 25 होगा, इसका सम 34 होगा, तो यहाँ पे 34 आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 1 एंड 4, ये हो जाएगा 9 और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बाद में 3।
हो गया जी, ये इतना करेक्ट है। अब ये क्या बनेगा 1/√2, ये क्या बनेगा ऊपर +7 और नीचे 3 टाइम्स √(x² + 34। अब अच्छी खासी कश्मकश होने वाली है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग आसान थी, क्वेश्चन आसान था, बाद में जाके कैलकुलेशन हैवी हो जाएगा। अभी अब स्क्वायर रूट करके या पहले से स्क्वायर कर लो फिर स्क्वायर रूट ले लेना, या पहले क्रॉस स्क्वायर रूट नहीं ले लेना, पहले स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना या क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लेना, आपकी इच्छा है। अगर मैंने पहले से स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये बन जाएगा 1/2, बोलो हाँ या ना। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर रूट भाग जाएगा क्योंकि मैंने स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे बन जाएगा 2x + 7 होल स्क्वायर। तो अब ये सिंपल एल्जेब्रा हो गई है, फॉर्मूला मिटा दिया जाए। और यही ऐसा एक मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 14 में भी हुआ है। अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला लगाओ, a², 2x का स्क्वायर क्या होगा होल स्क्वायर, बोलो 4x², 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab, मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई कहीं गलती ना हो जाए, है ना। और नीचे ब्रैकेट खोलेंगे तो होएगा 9x² और 34 को 9 से मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। 4 9 जा 36, 3 का लगा, 9 3 जा 27, 306। वैसे कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि 34 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 340 हो जाएगा, फिर उसमें से 34 माइनस कर लेते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी करें। ओके, इसमें से ना वैसे 3 कॉमन आता है, 306 ना 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन देखते हैं उसको बाद में क्या उसको फ़ायदा है लेने का। अब ये कितना हो जाएगा ऊपर, लास्ट टाइम 2 to the 4, 7 4 28x, ऑल राइट। ऊपर से तो यार कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, अभी नीचे से भी 3 कॉमन लेके मैं क्या करूँगा, छोड़ो, अभी मैं कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक बन रही है, और 2 से सीधा ब्रैकेट खोल दूँ, बोलो, या पहले 2 लिख के ब्रैकेट में लिखूँ, ब्रैकेट खोल देता हूँ, 8x² हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जल्दी बोलो, 56x, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 होगा, ठीक है। 49 को ना मैंने मन में 50 मान लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 100 हो गया, 2 बारी 1 1 माइनस कर दिया, क्योंकि ये 50 तो है नहीं ना, 49 है। आप इन सबको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो 9x² माइनस 8x² x² होएगा, भाई कैलकुलेशन चेक करते रहना। फिर ये -56x होगा, और 306 में से 98 माइनस करेंगे। एग्जाम में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जितनी भी रफ कैलकुलेशन आप करते हैं ना, उसी पेज में साइड में मार्जिन बना के करना, ये नहीं कि आप आंसर शीट के लास्ट पेज पे कर रहे हो, क्योंकि जब अगर आपको समय मिल गया वापस अपनी कैलकुलेशन चेक करने का कि आपका पेपर जल्दी फिनिश हो गया, तो ये रफ कैलकुलेशन भी तो आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो अगर ये क्वेश्चन के साइड में होगा तो आपके लिए इजी होगा ना उसको चेक करना, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे कहाँ गया। आप बताओ ये कितना होएगा, 16 में से 8 गया 8, अब ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में बच्चे गलती करते हैं ना, आप क्विकली ऐड करके भी देख सकते हो, 8 + 8 16, फिर एक कैरी हो गया 10, एक कैरी हो गया 3, तो 306 आएगा। अब ये हो जाएगा 208। अब इसकी आपको करनी पड़ेगी मिड टर्म स्प्लिटिंग। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग में भी टाइम लग जाता है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ फिर से बोल रहा हूँ। अभी आप ध्यान दीजिए करने में, बाद में आप इसको खुद कर लीजिए या रिप्ले कर लीजिए वीडियो को, और आप दोबारा से इसको कर सकते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग एट ए टाइम। तो पहले फुल कंसंट्रेशन समझते हैं क्योंकि इसमें अच्छी स्पीड भी आ रही है। और अब आपको पता है मैं स्प्लिटिंग का बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो ये हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि मिड टर्म स्प्लिट होगी, क्योंकि 95% से ज़्यादा केसेस में क्वाड्रेटिक ऐसी बन के आती है जिसकी मिड टर्म स्प्लिट होती है। तो कोशिश करते हैं। अब मिड टर्म स्प्लिट करने के बिना इसको मैं मिटा देता हूँ, और ये रफ कैलकुलेशन भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, और अपनी फिंगर्स क्रॉस करके रखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन बीच में कोई मिस्टेक हुई नहीं है। आप देखते हैं इसको आप क्या करेंगे, बानी जी बाद में सो लेना। इधर देखिए, ये जो 56 है ना, इसका हम ब्रैकेट बना ले, राउंड ब्रैकेट। ये जो बच्चे 10th में मेरे साथ पढ़ रहे थे ना, उनको मिड टर्म स्प्लिटिंग का मेरा जो स्टाइल है वो आता है। जो नहीं 10th में पढ़ रहे थे उनको थोड़ा देखना है, और अभी जो YouTube पे देख रहे हैं उनको भी देखना है। ये देखो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको,
56 को ब्रेक करना है ना, तो उसकी जगह एक ब्रैकेट बना लेता हूँ। ओके, और इस मेथड में ना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा प्लस रखना होता है। वैसे तो 90% वो प्लस आता ही है। सपोज यहाँ माइनस हो तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके इसको हमेशा प्लस रखते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम शोइंग इज ए स्लाइटली मैकेनिकल वे ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। शुरू में एक बारी ना लगे, लेकिन धीरे धीरे लगने लगता है और फिर आपको लगता है ये बड़ा फास्ट है। आपने एज इट इज कॉपी किया, 56 को ब्रेक करना है, उसके लिए एक ब्रैकेट बना दिया। अब इसके अंदर एक साइन आएगा, या तो प्लस या तो माइनस, वो ये वाला साइन होता है। तो अगर यहाँ माइनस है तो माइनस डाल देना, प्लस है तो प्लस डाल देना, बस। अब आपको यहाँ दो नंबर लिखने हैं जिनका सम 56 हो और प्रोडक्ट 208 हो। अगर माइनस होता है वो ज़्यादा इजी होता है, प्लस वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब 56 को आप पहले कुछ आइडिया लगा लो, जैसे 50 + 6 बोलो, पहले देख लो, बाद में लिखने की बात कोशिश मत करो। ऐसे रैंडमली लिया, 56 होगा इसका सम। प्रोडक्ट क्या होगा इसका? प्रोडक्ट कितना है? 300। मेरे को प्रोडक्ट क्या चाहिए? 208। अगर मैं इसको 51 करता हूं तो ये 5 होगा, क्योंकि एक ये बढ़ेगा तो एक घटेगा, जब भी तो ऐड होकर 56 होगा। बोलो, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 5। तो अब देखो मैं कम होना शुरू हो गया ना, तो मैं अपनी मंजिल के पास पहुंच जाता हूं। अभी देखिए, फिर एक और कम करता हूं तो ये कितना होगा? 52। और ये कितना होगा? 4। फिर ये 50 नहीं, इसको मैं बढ़ा रहा हूं ना, ये 53 और ये होगा 3। 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। तो ये हो सकता है 4 2 ज़ा, है ना, 52 + 4 56 हो गया। अब 52 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो देखो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है। दूसरा मेथड क्या होता है जो हम कन्वेंशनली करते हैं, हम 208 के फैक्टर्स बनाते हैं, ऐसे लाइन खींच के ना, फिर उनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये थोड़ा फास्टर है, और खासकर जब अल्फाबेट्स होते हैं ना क्लास 10 में, यही मेथड है जिससे आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो आपके क्या बन गए? 52 और 4, बस। इसके बाद ये पूरा मैकेनिकल है, और ये भी मैकेनिकल था। ये सारा कुछ कॉपी किया, 56 की जगह राउंड ब्रैकेट बनाया। ये जो साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो, अब आप ब्रैकेट खोलेंगे। अब पता है ना इस मेथड में क्या है? इस मेथड में एक सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म भी होता है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा और तो कुछ नहीं आ रहा, बोलो। ये माइनस साइन यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर गया तो यहाँ माइनस आएगा। 208 में से 4 कॉमन लेंगे तो ये 52 आएगा। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपने ऊपर कहीं मिस्टेक की है। अब x - 52 कॉमन ले लीजिए। बानी, आपको एक क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे करना है आज, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। x - 52 कॉमन ले लीजिए, x - 4 दूसरा ब्रैकेट आएगा। फिर या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 52 और 4। तो इस क्वेश्चन में ना 3D की नॉलेज कम लगी है, 10th का क्वाड्रेटिक और अलजेब्रा की नॉलेज ज़्यादा लगी है। तो देखा जाए तो ये इतना क्वेश्चन अच्छा नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे को 12 की नॉलेज तुम्हारी चेक करनी चाहिए, ना कि तुम्हारी कैलकुलेशन पावर्स ऑफ क्लास 10। सो एनीवे, अब ये क्वेश्चन हो गया है, इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि अभी आप लिखने का मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ आपके, वो आप अपने आप लिखेंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो लिखेंगे, जिनको सिर्फ पढ़ना है वो सिर्फ ऐसे ही सुनते रहेंगे। और अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। दैट्स ए वंडरफुल MCQ बनेगा इसके ऊपर। 17th क्वेश्चन आपका 1 मार्क का MCQ बनेगा। इसमें ना दो लाइनें हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विद अ लाइन थ्रू दिस। ओके, आप जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए ध्यान से, सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, अभी जो फिजिकली बैठे हैं इस क्लास को देख रहे हैं। आपके पास दो लाइनें, आपने क्या देखा ब्लैक बोर्ड पे? अभी क्या देखा आपने ब्लैक बोर्ड पे? एक डायग्राम। ओके, तो वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायग्राम बनाने के चोर मत बनिए, डायग्राम बनाने के हीरो बनिए। डायग्राम बनाइए हर क्वेश्चन में, उससे ना तुमको भी क्लियर होगा और जो टीचर चेक कर रहे हैं ना उसके लिए भी इजी होगा। तो जरा सा भी मौका मिले डायग्राम बनाइए, आपके अपने आप ही इमेजिनेशन ज़्यादा हो जाती है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विद अ लाइन थ्रू, इसमें ना दो पॉइंट्स हैं, लाइन थ्रू 4 1 2। भाई नंबर देखना करेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर से दोबारा से रीरन हो जाएगा।
5x0 and the line through 2 1 1 and 3 3 -1. ऑलराइट, क्या आप फर्स्ट लाइन के ds बता सकते हैं? अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो क्या आप उसके ds बता सकते हैं? तो मेदनी एक लड़की है, वो मुंडी हिला रही है कि मैं बता सकती हूँ, तो मेदनी मेरे को इस लाइन के ds बताएगी। यस मेदनी। 1 वो कैसे आया? 5 - 4। दूसरा x - 1 0 - 2, तो मेदनी ने बिल्कुल सही बताया, ये 1, ये x - 1 और ये -2। अब आयुष भी एक बचा है, वो भी अब जोश में आ गया है, तो वो कह रहा है सर मैं लाइन 2 के ds बताऊंगा। तो बताइए आयुष जी। 1 2 हाँ -2। अब उस बच्चे ने ना डायरेक्टली माइनस करके लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा, तो हम भी जरा देख लेते हैं कि वो सही है या नहीं। 3 - 2 1, लुक एट माई चॉक स्टिक हेयर। 3 - 2 1, 3 - 1 2 एंड -1 -1 -2। मेरे को पता नहीं क्यों 0 सुनाई दिया, हो सकता है मेरा एक कान बंद है, लेकिन बाद में मेरे को -2 सुनाई दिया। ऑलराइट, तो हो सकता है उसने 0 बोला हो, या हो सकता है मेरे वो कानों का धोखा हो, लेकिन एंड रिजल्ट सही है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता धोखा है या नहीं। अब ये दोनों ds आ गए। अब इसके सुनिए दो पार्ट्स है। पहला पार्ट बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो यू नो व्हाट डज इट इन्फर? कोई बोलेगा क्या इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है? इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, आई एम वेटिंग, एनीबडी प्लीज रेज योर आर्म इफ यू वांट टू आंसर। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इतनी हिम्मत जुटा पा रहा है बोलने की, लेकिन ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि इतना हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। चलो एक बारी फिर सुनते हैं। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देयर ds आर आइदर प्रोपोर्शनल और इक्वल, एंड इफ 2 लाइन्स आर एट राइट एंगल्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ds इज 0। मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। उसको मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ सिंग ए सॉन्ग। और पैरेलल में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो क्या मैं फॉर्मूला ना लिखते हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दूं? 1/1। तो मेरे को ना बहुत उम्मीद थी कि ये बच्चे यहाँ जो बैठे हैं ये इसका जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने बस मेरा दिल तोड़ दिया। वो उनको मज़ा आता है ऐसा करने में। अब सुन लो, कोई भी दो फ्रैक्शन कंपेयर कर लो, तो आपका क्या आएगा? 1 = x - 1/2। लो जी, आपकी वैल्यू आ गई x = 3। अब इसमें एक राज की बात बताऊं, कभी कभी आप क्या गलती करेंगे मैं बताता हूँ। ऐसा मैंने आपको एक दो बारी एग्जाम में क्वेश्चन दिया, ये ना चेंज कर दूंगा मैं, सपोज इसको 3 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 3। ये आंसर तो आ गया। अब मैं आपको एक मिस्टेक दिखाता हूँ जो कोई टीचर आपको फंसाने के लिए देगा। बोर्ड एग्जाम में वैसे आपको ऐसे फंसाते नहीं है, लेकिन अगर फंसाना चाहें तो देखो, बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द लाइन्स आर पैरेलल, और ये -2 की जगह क्या होगा? 3। तो आपका क्या बनेगा? देखो 1/1 इज इक्वल टू x - 1/2 इज इक्वल टू 1 -2/3। मैं आपको रैंडमली बोल रहा हूँ कि ये जो -2 है इसकी जगह सपोज 3 हो। अब बच्चे क्या करेंगे? पहला और तीसरा फ्रैक्शन तो बराबर नहीं है, वो इन दोनों फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की दूसरी वैल्यू निकालेंगे, और दोनों वैल्यू आंसर में लिखाएंगे। गारंटेड कह रहा हूँ 90% बच्चे यही करके आएंगे। वो x की दो वैल्यू निकाल देंगे, फ्रैक्शन 1 एंड फ्रैक्शन 2 को कंपेयर करके ये निकाल देंगे x = 3, और फ्रैक्शन 2 और फ्रैक्शन 3 को कंपेयर करके एक और वैल्यू निकाल देंगे, और दोनों आंसर में लिख देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, आपको पता है आपका आंसर क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? क्लास में जो बच्चे बैठे हैं बताना चाहेंगे? ऑनलाइन वाले कमेंट भी कर सकते हैं। कभी है ना, हम लाइव क्लासेस लेना शुरू करेंगे, जब ऑडियंस बढ़ जाएंगे तो उस समय आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बट अभी उसमें लगेगा कुछ समय। और बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो बस सब आलसी होते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं। कमेंट तो लिखना दूर की बात है। तो भाई आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे आपके आगे के वीडियोज़ आएंगे, हौसला टूट जाएगा फिर। तो मैं बड़े उम्मीदों के साथ अपना पूरा का पूरा 30 साल का तजुर्बा आपके YouTube पे डाल रहा हूँ। तो आई डू नीड सपोर्ट फ्रॉम यू पीपल। सो दैट इज़ वेरी सैड दैट लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग बट नॉट पुटिंग देयर लाइक्स और दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। सो समबडी यस। तो मानवेंद्र, जिसको आपने एपिसोड नंबर शायद ये कौन सा है 7 है 5 या 6 में देखा था, वो शायद ब्लैक बोर्ड पे आया था उस दिन मास्क लगा के, लेकिन अब मैं किसी बच्चे को बुलाऊंगा तो बिना मास्क के आना आप लोग। हाँ जी, आप बताइए मानवेंद्र जी, वो अपनी सीट पे बैठे बैठे बताएगा, शायद उसकी आवाज़ आपको ना सुनाई दे,
क्योंकि उसके पास माइक्रोफोन नहीं है। यस, सो दैट्स ए वेरी इंटेलिजेंट आंसर। तो अगर ऐसा होगा ना, पता है आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिससे तीनों फ्रैक्शन बराबर हो। भाई पहला और तीसरा तो किसी की औकात ही नहीं है बराबर करने की, x की कुछ भी वैल्यू हो। भाई हाउ कैन 1 बी इक्वल टू -2/3 इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन? तो इसका आंसर होगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच लाइन्स आर पैरेलल। तो इस टाइप का ना नेगेटिव क्वेश्चन बोर्ड में नहीं देते, लेकिन देंगे तो जो बच्चा ऐसे लिखेगा ना तो वो बहुत हीरो माना जाएगा। मेरे को पता है कि बच्चे क्या लिखेंगे, मैं कई बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ ना, वो दोनों x की वैल्यूज लिख के आते हैं। तो समझ में आया आपको उस समय? लेकिन आप इस मामले में सेफ हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में ऐसा मैंने तो आज से कभी देखा नहीं कि अगर वो बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच लाइन्स आर पैरेलल और आपका आंसर होगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो ऐसा अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई बनाता है ऐसा क्वेश्चन तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन माना जाएगा। ऑलराइट, तो अब डी आर से नहीं मिटाएंगे हम। अब सेकेंड पार्ट तो अब आपको पता ही लग गया। इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 तो मैं क्या बोलता हूँ, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डी आर सी 0, और इसको प्यार से मैं क्या बोलता हूँ, सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि बहुत बारी यूज होएगा। तो मैं बोलता हूँ अगर दो लाइनें 90 डिग्रीज पे है ना तो उनके बीच में गाना गाना शुरू कर दो, A1 E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। और उसके लिए भी ना ऐसे ही एक स्टाइल बनाओ, सुनो, ये स्ट्रक्चर बनाइए आप। स्ट्रक्चर बना के भरना ना आसान होता है, बारी बारी से ऐसे लिखते हुए आगे जाओगे उसमें गलती हो सकती है। पहले ऐसे एक फिल इन द ब्लैंक स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसको भरो। कभी आपने कोई आजकल घर बनते हुए देखा है? कभी देखना, कभी सड़क पे चलते हुए कोई घर बन रहा हो तो आप देखो ना, पहले पिलर्स बनते हैं, फिर छत डलती है, ब्रिक वर्क बाद में होता है, दीवारें बाद में बनती है। बहुत पहले ऐसे होता था कि दीवारें बनती थी और उसके ऊपर छत का वेट आता था, अब नहीं आता है। तो बेसिकली उसको स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, और ड्राइंग को भी स्ट्रक्चर ड्राइंग बोलते हैं। तो दीवारें बनाना आसान है, तो पहले पिलर्स खड़े होते हैं, फिर छत डलती है, बाद में अंदर के इंटीरियर्स होते हैं। तो हमने यही किया है, हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, अब इसके अंदर हम ईंटें भरेंगे। तो अभी क्या है, पहले ये वाले आएंगे 1 x - 1। कभी कभी ना ये बड़े होते हैं तो आप थोड़ा इनको ब्रॉड बनाओ, क्योंकि लिखते हुए आपको पता लगेगा कि आपके पास प्योर नंबर्स हैं या कुछ एक्सप्रेशंस हैं। क्योंकि अगर एक्सप्रेशन होगा तो वो जगह ज़्यादा लेगा, और आपका ब्रैकेट छोटा हो गया तो फिर वो टाइट हो जाएगी जगह। और यहाँ क्या आएगा -2। जैसे ही मेरा थोड़ा टाइट हो गई जगह, अब देखो ये खुली खुली है, ये टाइट हो गई है, 1 2 -2। बस अब क्या बचा है, क्या बचा है, कैलकुलेशन बची है। 1 हो गया, ये 2x - 2 हो गया, ये +4 हो गया। अभी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना भाई? तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, -3/2। पता है यहाँ मैं लिख नहीं रहा, शायद मैं भी गलती कर रहा हूँ। आप ना नीचे हमेशा आंसर भी लिखा करो बोर्ड एग्जाम में, ऐसे मत छोड़ो। तो आप आंसर लिखो ऐसे ना, x = -3/2। जब पीछे चेक करता है ना, सबसे पहले वो आपका आंसर देखता है। अगर आपका आंसर करेक्ट है ना तो ऊपर वो उड़ती हुई नज़रों से देखता है। वो अलग बात है कि उनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, उड़ती हुई नज़र में भी आपकी गलती पकड़ लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्कोप होता है। तो अगर आपका आंसर गलत है ना, फिर तो लेंस लेके देखना पड़ता है कि कौन से स्टेप तक करेक्ट है, वहाँ तक के आपको मार्क्स मिलेंगे, आगे के नहीं मिलेंगे। आंसर करेक्ट है तो बस उड़ती नज़र से देखते हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। बीच में कोई अगर आपका स्टेप गलत भी हो गया, गलत नहीं हो गया या कम हो गया, तो वो आपका नज़रअंदाज हो जाता है। तो इसलिए ना आंसर को सजा सजा के रखो, बीच में बेशक इतना मत सजाओ। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करते हैं, तुम्हें नहीं लग रहा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है? पूरा प्रैक्टिस पेपर 1 में अभी तक कोई भी तकड़ा क्वेश्चन हमें मिला नहीं है। अब हम करते हैं, अब ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18th इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। ऑलराइट, और ये ना बार बार आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो जब हम स्ट्रेट लाइंस की थ्योरी शुरू करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में फिर से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। सांसें रोक लीजिए आप एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं और इसको आप 4-5 बारी और देखेंगे। अब आइए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, ये क्वेश्चन हम ना दोबारा करेंगे सेकंड असाइनमेंट में। इसको क्या नाम दे दूं, जल्दी बोलो, क्यों दे दूं? आप क्वेश्चन समझिए, सुनो। आपको एक बेस लाइन दी है, उस पर कोई 2 पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ बिंदी लगा देते हैं बी के लिए। ये इन्फिनाइट लॉन्ग है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं। एक पॉइंट इस लाइन के बाहर है,
उसका नाम दिया गया P, उसके भी कोऑर्डिनेट दिए, वहाँ से आपने इस पर एक छलांग मारी, ड्रॉप योर एंकर्स। याद है ये वर्ड ड्रॉप योर एंकर्स? वेक्टर्स में जब हम कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर निकाल रहे थे तो मैं एक शब्द यूज़ करता था, ड्रॉप योर एंकर्स। मेरे को लगता है थोड़ा ना मेरे को कम बोलना पड़ेगा, धीरे, मतलब गले में आज मेरे पेन हो रहा है। ये दिल्ली का पोल्यूशन जो है ना, बस इसको झेलना बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ से P से आपने परपेंडिकुलर गिराया, आपको Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अरे रामा, ये कैसे करेंगे? अब जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस करा लूँगा ना, तो जब तो हो जाएगा ये। अगर मैं बिना स्ट्रेट लाइन से करूँ तो कैसे होगा? इसके ना दो मेथड्स हैं। अब स्ट्रेट लाइंस की थ्योरी अभी आपको मिली नहीं है, उसकी तो अभी हमें इंतज़ार है। तो देखें कैसे करते हैं हम। अभी ना इसको बिना स्ट्रेट लाइंस के करने की कोशिश करते हैं, तो ये शायद होगा या शायद नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन के मेथड से तो मैं इसको फटाफट कर दूंगा, तो बिना स्ट्रेट लाइन के मेथड से ये कैसे होगा? ओके, तो मेरे को लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन के मेथड से ही करते हैं हम इसको। दो मेथड से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले हम बिना स्ट्रेट लाइन के करें, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस के लिए ये डिज़ाइंड है क्वेश्चन। उसमें हम खाली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं निकालेंगे, हम इसकी लेंथ भी निकालेंगे, हम इसकी इक्वेशन भी निकालेंगे, और इस पॉइंट P की हम जो इमेज बनेगी ना, जो नीचे बनेगी AB के लाइन में, उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन ना बेसिकली स्ट्रेट लाइन से होगा। अभी हम इसको बिना स्ट्रेट लाइंस के नहीं करेंगे। ओके, तो बिना स्ट्रेट लाइन के ये बहुत मुश्किल बनेगा, तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस के लिए अभी छोड़ दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आज अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, हो सकता है एपिसोड 7 के बजाय एपिसोड 8 में मेरी थ्योरी शुरू होगी 3 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन की, और उसके बाद ये क्वेश्चन हम टेकअप करेंगे। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल अभी हम रोकते हैं और इसको वापस करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 19। तो इस एपिसोड को हम थोड़ा लंबा होने देंगे। ये यहाँ बैठे लोग मेरे को इशारा कर रहे हैं बहुत हो गया, बहुत हो गया, क्योंकि हम नॉर्मली एक एपिसोड ना हाफ एन आवर का रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसको जाने दो 40-50 मिनट्स, क्योंकि अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको दूसरे एपिसोड में डालने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इसको हम फिनिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, उसको हम वापस अभी लेंगे। ठीक है, अभी उसको एपिसोड नंबर 8, 9 में शायद आएगा, नहीं तो 10 में तो 100% आएगा। शो दैट द एंगल बिटवीन एनी डायगोनल्स ऑफ द क्यूब इज cos इनवर्स -1/3। मेरे पास एक क्यूब है। क्यूब आप सबको पता ही है, जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हैं वो मोस्टली क्यूबॉइड ही होगा, लेकिन आप सोच लो कि उसकी सारी साइड्स बराबर हैं तो वो क्यूब हो जाएगा। एक क्यूब में कितने डायगोनल्स होते हैं आप इमेजिन करेंगे? आप रूम में देख लो ना, तो उसके अंदर 1, 2, मैं भी देख रहा हूँ, 3, 4 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स ऑफ द फेस नहीं कह रहा हूँ आपको, जैसे अगर यहाँ देख रहे हैं मेरे रूम में, उस कोने से लेके और वो सामने वाले कोने के बॉटम में बनेगा, ऐसे नहीं, ये तो डायगोनल ऑफ द फेस हो जाएगा। तो इस कोने से लेके उस कोने तक 1, फिर नीचे वाले कोने से लेके ऊपर वाले कोने से 2, फिर इधर ऊपर वाले कोने से नीचे वाला है। अब अगर मेरे पास एक क्यूब है, उसको मैंने यहाँ रखा और उसके डायगोनल्स के बीच में कोई एंगल है, उस क्यूब को उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो क्या एंगल बिटवीन द डायगोनल्स चेंज हो जाएगा? या किसी डब्बे में पैक करके दूसरे रूम में रख दूँ तो क्या एंगल चेंज हो जाएगा? तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्यूब को ना हम बहुत खूबसूरत जगह पे रखेंगे। वो खूबसूरत जगह क्या हो सकती है? देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर एक क्यूब को मेरे को कहीं रखना है स्पेस में, तो इससे खूबसूरत जगह नहीं हो सकती। कौन सी वाली दिखाऊं मैं आपको? ऐसे। इससे मेरी कैलकुलेशंस 100 टाइम्स ईजी हो जाएंगी। ये देखिए, इस क्यूब को हम यहाँ रख देते हैं, बोलो एक कोने में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के कोने में धक्का मार के फिक्स कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, जब मैं इसके जो वर्टिसेस है ना, उनके जब मैं कोऑर्डिनेट्स इज्यूम करूंगा तो बहुत प्यारे प्यारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ये देखो इसके कितने वर्टिसेस हैं, 8 होते हैं ना। ऑलराइट, तो ये वर्टेक्स कितना हो जाएगा? 0, 0, 0। एक ये ले लेते हैं ए, और पता है इसकी साइड को भी 1 मान लेते हैं। वैसे ना ऑथर्स ए मानते हैं, हम 1 मान लेते हैं। एक छोटा क्यूब हो, 1 का या 2 का या 10 का या ए का, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स तो सेम ही आना है। तो ए लेंगे तो वो बाद में कॉमन लेके कटेगा, तो हम ना 1 भी मान सकते हैं। लेट साइड ऑफ क्यूब बी इक्वल टू 1 यूनिट। ये ना एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, बहुत लंबा सोल्यूशन है, तो आई डोंट सी दिस कमिंग इन द बोर्ड एग्जाम। तो क्योंकि एनसीईआरटी का है, इसलिए मैं एक बार आपको करा रहा हूँ, बोर्ड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में अननेसेसरी लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं देने चाहिए।
आप इसके कोऑर्डिनेट क्या मानोगे, जल्दी बताओगे। ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अगर आपने इसका भी जवाब नहीं दिया तो एक का मतलब ये बैक टू स्क्वायर वन है। आपको सारी थ्योरी डे वन से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ एक लड़की है, वो बोलना चाह रही है। हाँ जी बोलिए। एक्स के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं आप अगर साइड वन है तो यही मैं ना आपको बार बार बोलता हूँ, कितना एक टीचर को दुख होता होगा। आप समझिए कि सारा जो एकदम बेसिक्स हैं, तो मानस अभी मेरे को बोल रहा है वो घर पे बैठ के पढ़ रहा है, उसकी आवाज़ मेरे कान में आई है 100। आप भूल गए ना, एकदम मेरा ना पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। एकदम ऐसा लगता है कहाँ आ गया मैं। अरे एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट का जर्नल फॉर्म होता है x00। अरे आप x00 ही बोल देते हैं 100 की बजाय। y और z तो यूनिवर्सली 0 होता है, उसमें तो कुछ सोचना नहीं है ना। तो ये होगा 100। प्लीज़ आप थोड़ा सा पढ़िए ना, पीछे के एपिसोड्स पढ़िए, रिवाइज करिए। और पढ़ने से कभी आप नहीं याद कर पाएंगे। आपको एक थ्योरी कॉपी बनानी पड़ेगी, उसमें अपने हाथ से उसको लिखना पड़ेगा, वो तो आपको याद रहेगा। और उसको आप बार बार समय पे, कभी एग्जाम आएगा, कभी प्री बोर्ड आएगा, आप रिवाइज करेंगे। लेकिन जब आपके पास थ्योरी होगी नहीं लिखी हुई, आप अपनी मेमोरी पे कब तक रिलाई करेंगे। आप भी जो हम पढ़ रहे हैं ना 12 घंटे के पहले, क्या 6 घंटे में सफा चट हो जाएगा, वो समझ में जरूर आएगा, लेकिन हम भूल जाएंगे। फिर 6-7 घंटे अगले दिन या 2 दिन के बाद हमें वो याद भी नहीं रहेगा बिल्कुल। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अब इसको भी मान लेते हैं, ये कितना होगा, वाई एक्सिस पे है ना 0 1 0, और ये जेड एक्सिस पे इसको सी मान लेते हैं, ये 0 0 1 होगा। अब आ जाते हैं इस पे, क्या हो गया, ओ ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। अब ये एक्स वाई प्लेन में है, अब एक्स वाई प्लेन में होगा 1 1 एंड 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। बाकी दोनों 1 होंगे क्योंकि मैंने क्यूब की साइड को क्या माना है 1, ठीक है डी। और ये हो गया आपका ई, ये कहाँ पे है भाई, वो यहाँ लिखा ही नहीं है, ये वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन में होगा 0 1 1, क्योंकि इसमें एक्स मिसिंग है ना। और ये एक्स जेड प्लेन में है, ई हो गया, ये हो गया एफ। तो ये कितना लेंगे हम, एक्स को लेंगे 1, वाई को लेंगे 0 और जेड को लेंगे, हो गया एफ। ये तो बहुत सारे हो गए यार, इतनी तो ABCD भी नहीं आती, ABCDE, इसके बाद एफ आएगा। अब ये स्पेस में है, इसके तीनों 1 होंगे, हो गया। तो ये अपने आप में एक कितनी खूबसूरत एक्सरसाइज हो गई। छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पता लग गए कि अगर आपको पॉइंट को एक्स एक्सिस पे लेना है तो कैसे लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है तो कैसे लेना है, जेड एक्सिस पे लेना है तो कैसे लेना है, एक्स वाई प्लेन में लेना है तो कैसे लेना है, वाई जेड प्लेन में लेना है तो कैसे लेना है, जेड एक्स प्लेन में लेना है तो कैसे लेना है। आप सोचते हैं इसमें कितने डायगोनल्स होंगे। शुरू करें लिखना, ओके चलिए। पहला डायगोनल बोलो आपको कौन सा दिख रहा है, ओ एफ दिख रहा है, बोलो ओ एफ, कह रहा है यार ओ एफ, ये नीचे कोने से छत का कोना। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0 0 0, एफ के कोऑर्डिनेट्स 1 1 1। तो इस लाइन के डीआर्स क्या हो गए 1 1 एंड 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0, ठीक है। एफ 2 बारी हो गया है, ओके। ओ ए बी सी डी ई एफ, तो इसको हम लिख देते हैं जी, और यहाँ पे भी लिख देते हैं जी। हो गया एक डायगोनल। चारों डायगोनल चाहिए ना मेरे को। आप हमें ना बोला है चारों डायगोनल लिख के क्या करेंगे, 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी 2 डायगोनल लेके उनके बीच में एंगल निकालना है। तो अब दूसरा डायगोनल कोई भी बच्चा बताना चाहेगा। हरीश आप बताएंगे कौन सा दूसरा डायगोनल मैं ले लूँ। सी डी, मैं देखता हूँ सी इधर कोने में है और डी उधर कोने में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिया है। आरुष ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब इसके क्या है डी आर 0 0 1। अगर तुम सी जी बोलते तो वो गलत हो जाता, वो फेस का होता। तो ये आगे वाली दीवार है और ये वाली जो रेक्टेंगल है पीछे वाली दीवार है। ये आगे वाली दीवार का नीचे वाला कोना है, ये डायगोनली ऊपर वाला कोना है। और डी के क्या हो गए 1 1 0। अब बताओ जी इसके डी आर क्या है, जल्दी बताओ। मेरे को तो 1 1 माइनस 1 दिख रहे हैं, क्या सही लग रहा है आपको। ये देखो मैं दिखाऊं, इधर आ जाता हूँ, उधर तो शायद मैं स्क्रीन से बाहर चला गया। 1 माइनस 0 1 हो गया, फिर 1 माइनस 0 1 हो गया, फिर 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गए 2 डायगोनल्स। गलत हो गया, ओके
क्या हो गया है? वो बाहर चला गया स्क्रीन से। तो फिर अब यहाँ तो इशारेबाजी बहुत हो रही है आज क्लास में ना। अब मेरे को फिर इशारा करके बोल रहे हैं, पता नहीं मुंह से क्यों नहीं बोलते हैं, इशारे करते रहते हैं पीछे बैठे कि ये स्क्रीन के बाहर चला गया। कोई बात नहीं, हम इधर लिख लेते हैं। तो अब देखो इधर, यहाँ तो स्क्रीन में आ जाएगा। देखो अब हमने पहला डायगोनल मैंने क्या लिया था, ओ जी। भाई ये इंटरैक्टिव क्लास है, आपको फुसफुस करने की जरूरत नहीं है, बुलंद आवाज़ में आप बोलिए जो भी आपको कहना है, लेकिन आपस में बातें नहीं करेंगे हम। अब ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं ओ ओ ओ, हम कुछ वो नहीं कर रहे हैं ना, मिलावट नहीं कर रहे हैं ना, कोई हम वो कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये ना एक लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रही है। दे आर स्टूडेंट्स सिटिंग अक्रॉस ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा। अब इस लाइन के डियाज क्या हैं, 1 1 एंड 1। और एक दूसरी लाइन है वेक्टर सी डी, और नॉट वेक्टर सी डी, सॉरी, डायगोनल सी डी, जो आरुष एक बच्चा है उसने बताया। और सी ए है ना ये रहा, तो इसके हैं कोऑर्डिनेट 0 0 1। और ये ऑपोजिट ऊपर का लेना पड़ेगा, ये नीचे का है तो ये ऊपर का। अगर सपोज मैंने बी लिया होता तो मैं यहाँ से एफ लेता, ई लिया होता यहाँ से ए लेता, चार ही तो होते हैं। मेरे को कोई भी दो पकड़ लो आप। डी के क्या रहे, अब इसके डियाज के आएंगे माइनस करके, ये देखो 1 में से 0 1, फिर 1 में से 0 1 एंड ये -1 हो गया जी। उधर का जो स्क्रीन के बाहर निकल गया था उसको हम मिटा देते हैं। ओके, अब हो गया। अब आपका ना खत्म हो गया क्वेश्चन। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, बोलो फिर से, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय द फर्स्ट मैजिक नंबर एंड द सेकंड मैजिक नंबर। कुछ बच्चे जो आ जाएंगे वो घबरा जाएंगे, ये क्या है मैजिक नंबर? भाई पीछे के एपिसोड देखते हुए आइए आप, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैजिक नंबर कुछ नहीं है, डियाज के स्क्वायर्स को ऐड करके स्क्वायर रूट लेना है। तो व्हाट इज कॉस थीटा, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं फिर से आपके लिए। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, इसको हम प्यार से मैजिक नंबर बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो एक अलग कहानी है। चलो जी, आप पता है ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, कैसे लिखूंगा? मोस्टली बच्चे ऐसे लिखेंगे, पहले a1 लिखेंगे फिर a2 लिखेंगे। मैं क्या करूंगा, कोई गैस करेगा? मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक। सो ऐसे करके भाई आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पीछे क्यों आप उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे। सो अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे आपके गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। अब इसमें क्या आएगा, पहला वाला आएगा, ये रहा 1 1 1। तो ये यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो और यहाँ भी डाल दो। देखो कैसे हो रहा है एकदम फिल इन द ब्लैंक। फिर क्या है 1 1 -1, तो 1 1 -1 और इसके स्क्वायर होके ये भी ऐसे हो जाएगा। अब पता है ऊपर क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1 -1 √3 और ये कट गया, ये आया 1/3। तो व्हाट इज थीटा, कॉस इनवर्स। अब हम क्वेश्चन को फिर से उठाते हैं, असाइनमेंट प्रैक्टिस पेपर 1। ये मैं अभी लिंक में करता हूँ, मेरे को लगता है कि ये लिंक कमेंट में मैं इसको लिंक देना भूल गया हूँ, तो आज इस काम को मैं करता हूँ। अब देखिए इधर, तो यही क्वेश्चन था ना, शो दैट द एंगल बिटवीन एनी डायगोनल्स ऑफ द क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3। मुश्किल नहीं है, लंबा है बस। ओके, तो अब हम करते हैं आखिरी क्वेश्चन, और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14 जो गलत हो गया था ना, उसको भी फटाफट देख लेते हैं, जो पिछले एपिसोड नंबर 6 में गलत हो गया था। तब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ये क्वेश्चन तो यार 30 सेकेंड्स का है, पता है, बोलता है एक लाइन है जो कि एंगल्स बना रही है x के साथ, y के साथ, और इनको पता है क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। और सिंबल कैसे यूज किए हैं, ठीक हो गया। अब बोलता है फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। उयो रामा, ये तो बहुत इजी है। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो ये तो मेरे को लगता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ज़्यादा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कम है। अब भाई cos 90 तो हर बच्चा बता देगा, शून्य होता है, नहीं होता है, ऑलराइट। और ये होगा cos ऑफ 135 डिग्रीज, इसमें लगेगी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, बहुत डिटेल में तो अब मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। 135 डिग्री वाला जो एंगल होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के औकात कहाँ से कहाँ है, 90 to 180। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये तो पता लग गया कि ये माइनस है, समझ में आया।
आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखते हैं, फिर एस ऐसे लिखते हैं। देखो ये सब ना हम ट्रिगो में करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ओनली साइन इज पॉजिटिव, ओनली टैन एंड ओनली कॉस। तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा। और पता है 135 का जो बेस होता है ना वो 45 होता है ना। तो हम 90 प्लस 45 छोड़ते हैं। इसको मैं दूसरे मेथड से सिखाया करता हूँ, लेकिन अभी जिस भी मेथड से आपको आता है आप करिए। तो कॉस 45 आपको पता ही है क्या होता है, 1/√2। अब आ जाइए इस पे। ओ ये तो वैसे ही कॉस 45 है, तो 1/। तो अब इसके डायरेक्शन को साइंस क्या हो गए, 0 माइनस 1/√2 एंड 1/√2। ओके, कैन यू टेल मी ये जो लाइन है या ये जो वेक्टर है, वैसे तो इन्होंने लाइन ही बोला है, ये किसके परपेंडिकुलर है, किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के। यार एंगल अल्फा 90 नहीं दिया, तो ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के। अगर ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, भाई क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये कौन से प्लेन पे पैरेलल होगी, किस प्लेन के ये पैरेलल होगी, नो वाई जेड प्लेन। आइए मैं आपको डायग्राम से बनाता हूँ। देखो इधर आ जाइए, देखो इधर। आप इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसको ले लेते हैं वाई, इसको ले लेते हैं जेड, कैपिटल वाई कर देते हैं इसको, और इसको कैपिटल एक्स। ये जो प्लेन है ना, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। और हमारी लाइन ये वाली है, और ये एंगल क्या है 90। तो इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इट इज ऑटोमेटिकली पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, नॉट जेड एक्स और एक्स वाई। गॉट इट। अब कोई बताएगा इस लाइन के डी आर्स के, ये भी क्वेश्चन में नहीं पूछा, मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ। डी आर्स क्या होते हैं, इनका रेशियो ले लो, तो नीचे से √2 काट दो, तो ये हो गया इसके डी आर्स। तो ये बहुत ही सुंदर एक क्वेश्चन, आसान है लेकिन फिर भी इसमें ये अगर सारे पार्ट्स जोड़ दिए जाए ना तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। तो अब हम इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फटाफट, और फिर इस क्लास को एंड करते हैं क्योंकि ये क्लास हो गई है लंबी। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ना मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मिस्टेक बता दूंगा हमने क्या की थी। एपिसोड 6 में हमारे पास 3 लाइनें थी, एक लाइन 1 थी, एक लाइन 2 थी, और एक लाइन, ये पैरेलल नहीं है, ये मैं सिंबॉलिकली बना रहा हूँ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। इसके डीआर्स हमने एज्यूम किए थे ABC। एक बार डीआर्स आ जाएंगे ना तो डीसी तो निकल जाएंगे। कैसे निकालते हैं भाई लोगों, डीआर से डीसी कैसे निकालते हैं, मैजिक नंबर निकाल के डीआर्स को मैजिक नंबर से डिवाइड करते हैं। और मैजिक नंबर क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डीआर्स, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + c²। अब बोला था कि ये जो लाइन 2 है ना, इसके डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये फिर से ना यहाँ एक कन्फ्यूजन हो गया। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ प्रोपोर्शनल, तो 3 नंबर दिए हैं ना। एक और राज की बात बताऊँ आपको, DRs एंड DCs आर ऑलवेज सेट ऑफ 3 नंबर्स। तो कभी कभी क्या होता है आप 2 ही नंबर लिखाते हैं, बोलते हैं फाइंड DRs, आप लिख जाओगे 2,1, वो नहीं होगा यार, 3 नंबर देने आपको, DRs में भी और DCs में भी। और अब ये DCs तो हो नहीं सकते, क्यों भाई इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 थोड़ी ना आएगा, और एक भी नंबर अगर 1 आ गया या 1 से बड़ा हो गया तो नहीं बनता। अगर एक 1 है तो बाकी 2 को 0 होना पड़ेगा। भाई इसको स्क्वायर करो यार, पहला ही 36 हो गया, कहाँ से ऐड होके 1 आ जाएगा, कोई जादू है। ऑल राइट, और नीचे वाले के क्या है डीआर्स, कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर 14। अरे ये तो वहीं तक गड़बड़ किया था मैंने, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, ऑलवेज हैंडल योर डीआर्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो। हिंदी में क्या बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, काट काट के छोटा कर लीजिए। तो अब ये क्या होगा, काट काट के 3, 2 एंड ये गलती कर दी थी हमने क्लास में, इसको हमने -1 लिख दिया था। कॉन्सेप्चुअली बाकी सही था। तो अगर आप एपिसोड नंबर 6 देखेंगे इसके बाद दोबारा से, तो उसमें यहाँ पे -1 लिखा है, तो उससे पूरा मेरा आंसर गलत हो गया। कॉन्सेप्चुअली कोई मिस्टेक नहीं थी, एक बेवकूफ़ी थी कि जब इसको 2 से डिवाइड कर रहे थे, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये -1 नहीं होगा, ये -2 होगा। और अनफॉर्चुनेटली जितने बच्चे यहाँ क्लास में बैठे थे किसी ने इस गलती को पकड़ा ही नहीं, तो सारे लोग मुंडे हिलाए जा रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ उसके मन
-2 लिखा था मैंने वहाँ पे? अच्छा, मैंने यही -2 लिख दिया था। ओ, तो ये तो फिर वही लेसन हो गया यार, ये तो लगता है मेरे को बीमारी हो गई है। होपफुली आप लोगों को भी ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। पता है कौन सी बीमारी है? बहुत खतरनाक बीमारी है। क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखा है और क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर शीट पे लिखते हुए आप नंबर गलत कॉपी कर लेते हैं। ये नहीं कि आपको आता नहीं, आपको सब कुछ आता है, सारे फॉर्मूले, सब कॉन्सेप्ट, सब कैलकुलेशन भी सही थी। तो मेरे को ये लगा कि मैंने ये नंबर को 2 से डिवाइड करके -1 लिख दिया, वो नहीं थी, तो मेरे को डिवीजन आता है। थैंक गॉड यार, कुछ मन को तसल्ली हुई कि मैंने डिवाइड सही किया था, क्वेश्चन का नंबर ही गलत कॉपी किया था। तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, और नहीं तो उसको वैसे ही चलने दो, वो भी एक क्वेश्चन हो गया भाई। अगर यहाँ से -2 लिख के आता है, वो एक नया क्वेश्चन हो गया। बेहतर क्या है, आप असाइनमेंट के अंदर काट के ना -4 की जगह -2 लिख दे तो वो सोल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। तो सोल्यूशन चेंज करने से अच्छा हम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। काश बोर्ड एग्जाम में भी हमारे पास ये फैसिलिटी होती। ओके, सो अब हम इस क्लास को यहाँ एंड करते हैं। तो ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया है, और फिर हम मिलते हैं। अच्छा हाँ, अरे हम कब मिलते हैं? इसके बाद जो एपिसोड नंबर 8 है ना, उसको आप भूल के भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्ट्रेट लाइन है, जिसको मैं बोल सकता हूँ 3D स्ट्रेट लाइन, उसकी थ्योरी करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो अगले आने वाले 40 क्वेश्चंस आपके लिए बर्बाद है। तो वो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एपिसोड 8 में। हैव ए नाइस डे।